just like a dictator. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया के कई ममालिक ने एहतजाज और इनकलाबात देखे हैं, लेकिन जिस मुल्क की बात हम करने जा रहे हैं वहाँ के हालात ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। काठमांडू की सड़कें जल रही हैं, इमारतें राख में बदल रही हैं, नौजवान गुस्से में हैं और हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती। पार्लियामेंट को आग लगा दी गई है, वज़ीर आज़म का घर जला दिया गया है, यहाँ तक कि इनकी बीवी इस बदअमनी में अपनी जान से हाथ धो बैठी। सड़कों पर हर तरफ शोर है, आंखों में आंसू हैं और ज़ुबान में सिर्फ एक ही नारा, करप्शन ख़त्म करो। ये है नेपाल का हाल, एक ऐसा मुल्क जो अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है, मगर आज सियासी हलचल और अवामी एहतजाज की लपेट में है। सवाल ये है कि ये सब अचानक कैसे हुआ, कौन है इस सब के पीछे, और क्या ये नेपाल के लिए किसी नई दौर का आगाज है या मुकम्मल तबाही। चलिए चलते हैं इस कहानी के आगाज की तरफ। कुछ दिन पहले तक सब कुछ खामोश था। काठमांडू की वादी में जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। सोशल मीडिया पर जनरेशन जी के नौजवानों ने एक ग्रुप बनाया जिसका कोई लीडर नहीं था, लेकिन इनका मकसद एक ही था, करप्ट सियासतदानों को बेनकाब करना। ये सब इस वक्त शुरू हुआ जब वजीरों और सियासतदानों के बेटे बेटियां अपनी अयाशी की जिंदगी सोशल मीडिया पर दिखाने लगे। प्राइवेट जेट्स, महंगी गाड़ियां, बड़ी महफिलें, जबकि अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रही थी। नेपाल दुनिया के गुर्बत तरीन ममालिक में से एक है, जहां हर 5 में से एक शख्स गुर्बत की लकीर से नीचे है, लेकिन हुक्मरानों के बच्चों की ये नुमाइश अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ थी। 4 सितंबर को जनरेशन जी ग्रुप ने ऐलान किया कि अब इनकलाब होगा। एहतजाज शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर फैल गया और चंद दिनों में हजारों नौजवान सड़कों पर आ गए। हुकूमत ने इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन इससे आग मजीद भड़क उठी। 5 दिन के अंदर काठमांडू मैदान जंग में बदल गया। वजीर आजम के बी शर्मा ओली की हुकूमत हिल गई, इनका घर जला दिया गया, पार्लियामेंट राख हो गई, 5 स्टार होटलों को आग लगा दी गई और अवाम ने करप्शन की इलामत समझे जाने वाली हर चीज को निशाना बनाया। नेपाल का पार्लियामेंट हाउस जल के जेएनजी ने आग कर दिया। वहाँ से बोल रहा हूँ, हाल नेपाल का सिचुएशन के बारे में जियो टेलीविजन के दर्शक के लिए, पाकिस्तानी दर्शक के लिए मैं कुछ बात सिचुएशन ऑफ नेपाल का बात बोलने जा रहा हूँ। इस हंगामे में बदकिस्मती से वजीर आजम की बीवी भी हलाक हो गई। इनकी मौत ने अवाम के गुस्से को मजीद बढ़ा दिया। वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया और मुल्क से फरार हो गए। काबीना के वज़रा गायब हो गए, ऐसा लगा जैसे मुल्क का कोई वाली वारिस ही ना हो। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है कि नेपाल में इस तरह के एहतजाज हुए हों। इससे पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में भी ऐसे इनकलाब देखने को मिले, लेकिन सवाल ये है कि इसका कोई फायदा हुआ? हकीकत ये है कि इन मुल्कों की मईशत आज भी वहीं की वहीं है, लेकिन नेपाल के नौजवानों का कहना है कि हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारा एहतजाज इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक करप्शन का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता। अब जरा नेपाल को एक मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं। ये है वो मुल्क जिसे दुनिया हिमालय की गोद में बसने वाला जन्नत का टुकड़ा कहती है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट यही है। नेपाली जुबान में इसे सागर माथा कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि दुनिया के 10 सबसे बुलंद पहाड़ों में से 8 नेपाल में है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड मुल्क है, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ भारत के दरमियान घिरा हुआ है। इसका रकबा तकरीबन 147,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये वाहिद मुल्क है जिस पर कभी भी किसी बैरूनी ताकत ने कब्जा नहीं किया, ना बरतानवी राज, ना कोई और सल्तनत। नेपाल हमेशा आज़ाद रहा। यहाँ की अक्सरियत हिंदू है, फिर मुद्मत के मानने वाले मुसलमान, मसीह और दीगर मज़ाहिब के लोग भी बसते हैं। यही के इलाके लंबीनी में बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई थी।
दारुल-हुकूमत खडमंडो एक हसीन वादी में आबाद है। पुरानी इमारतें, दरबार, मंदिर, बुद्ध मत के स्तूपा और रंग बिरंगी गलियां इस शहर को एक अलग ही पहचान देती हैं। इसे हिमालय का दिल भी कहा जाता है। अगर माईशत की बात की जाए, नेपाल की जीडीपी तकरीबन 43 बिलियन डॉलर है। फीकस आमदनी सिर्फ $500 सालाना है, जो दुनिया के सबसे कम रेट्स में से है। ज़्यादातर लोग ज़राअत करते हैं, लेकिन सियाहत इस मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हर साल लाखों सियाह यहाँ आते हैं, ख़ास तौर पर ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग और रूहानी सियाहत के लिए। लेकिन मौजूदा एहतजाज ने मईशत को भी हिलाकर रख दिया है। होटल जल चुके हैं, टूरिज्म तकरीबन ख़त्म हो चुका है और गैर मुल्की सरमायाकार भाग गए हैं। नेपाल अपनी सकाफत के लिए भी मशहूर है। यहाँ 121 ज़बानें बोली जाती हैं, मगर सरकारी ज़बान नेपाली है। दिलचस्प बात यह है कि नेपाली रस्मुल ख़त हिंदी से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ के लोग आसानी से हिंदी समझ लेते हैं। नेपाली खानों में सबसे मशहूर डिश मोमोज है, जो अब दुनिया भर में खाई जाती है। यहाँ के लोग बहुत सादा और मेहमान नवाज हैं। नेपाल का झंडा भी दुनिया में मुनफरिद है, क्योंकि ये वो वाहिद मुल्क है जिसका झंडा मुस्ततिल नहीं बल्कि तिकोनों पर मुश्तमिल है, जो हिमालय की चोटियों की इलामत है। यहाँ नया साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है और हफ्ते का दिन छुट्टी का दिन होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती और कदीम तहजीब को बचा पाएगा, या फिर ये एहतजाज और बदअमनी इसे मजीद पीछे धकेल देगी? क्या वज़ीर-ए-आज़म की बीवी की मौत, पार्लियामेंट की बर्बादी और अवाम का ये गुस्सा किसी मस्बत अंजाम पर पहुंचेगा? नेपाल आज एक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ करप्शन से पाक नया मुस्तकबिल है और दूसरी तरफ मुकम्मल तबाही। वक्त ही बताएगा कि ये एहतजाज नेपाल को कहाँ ले जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।